Okay, so in last class we had started about the chapter introduction of microeconomics and macroeconomics. उसमें हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल लेवल पे या फिर बेसिक लेवल पे जो स्टडी करते हैं एक एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या था? बड़े स्केल पे या फिर बहुत सारा एक साथ स्टडी करते हैं, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नाउ इन दिस वी हैड सीन फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या उसकी खासियत होती है। नाउ इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस जो है उसका वो है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। I'll just write the importance. Okay, so there are 7 importance of microeconomics जो हमारी बुक में दिया हुआ है। पहला तो है प्राइस डिटर्मिनेशन। वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम आल्सो कि प्राइस डिटरमाइन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअली चीजों को स्टडी करता है। तो अगर मैं इंडिविजुअली स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं अगर सपोज अगर कुछ प्रोडक्शन करता हूँ, सपोज कार बनाता हूँ, तो कार में भी अलग अलग इंडिविजुअल चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा लगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया ना। एक एक इंडिविजुअल चीज स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो मैं इंडिविजुअली ये स्टडी कर दूंगा कि सेल्स में कितना पैसा लगा, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगा, मार्केटिंग में कितना पैसा लगा, बनाने में कितना लगा, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट हुआ, लेबर में कितना कॉस्ट हुआ। तो इंडिविजुअली एक एक चीजों को जब मैं पढ़ लूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि प्राइस कितना मेरे को लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड पब्लिक का जो चॉइसेस है, इंडिविजुअल कस्टमर्स को हम पढ़ते हैं, तो इंडिविजुअल कस्टमर्स को पढ़ेंगे तो एक एक इंडिविजुअल क्या प्रेफर कर सकता है, कितना रेंज जा सकता है उसका प्राइस का, मेरे को उससे वो पता चल सकता है। तो उसको प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। So microeconomics explains how the price of different products and various factors of production are determined. तो प्रोडक्ट का प्राइस और जो फैक्टर्स जैसे हमने तुमको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अभी जैसे मतलब मार्केटिंग और अलग अलग चीजें जो होती है, उन सब का कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है, कैसे चेंज होता है, वो एक एक करके स्टडी करता है। इसके लिए प्राइस पता करना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है फ्रीली चीजें सेल करना, बाय करना इंडिविजुअली, वो उसको स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है? कोई भी फ्रीली किसी को भी सामान बेच सकता है, कोई भी किसी से सामान खरीद सकता है। ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट के लॉस के हिसाब से। तुम बाहर जाके बोलो कि मैं न्यूक्लियर बम बेचूंगा, नहीं अलाउड है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स है। अब जैसे आज अगर तुमको एक नया कंपनी स्टार्ट करना है, तुमको बेसिकली गवर्नमेंट के लाइसेंस, परमिशन वो सब लेने हैं, और तुम स्टार्ट कर सकते हो कोई भी चीज के लिए बेसिकली जो अलाउड है उसमें। अब मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे बेच सकता हूँ, मैं चाहूं तो किसी दूसरे स्टेट में जाके बेच सकता हूँ, वहां के बस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं मुझे। बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मैं तुमको स्टार्ट नहीं करने दूंगा। लाइक आई हैव समथिंग कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन के या कास्ट वाले लोगों को बिजनेस नहीं करने दूंगा, बाकी लोग को करने दूंगा, दैट इज नॉट अलाउड। तो मार्केट इकोनॉमी फ्री है, कोई भी मार्केट में सामान बेचना शुरू कर सकता है, खरीदना शुरू कर सकता है, कोई किसी से भी खरीद सकता है, इजंट इट? तो इंडिविजुअल लेवल पे कौन बेचना चाहता है, कौन खरीदना चाहता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी उसके थ्रू स्टडी हो सकती है। So free market economy is that economy where the economic decision regarding the production of goods such as what to produce, how much to produce, how to produce कि क्या बना के बेचना है। बोला ना कि मैं कुछ भी बना के बेचूंगा, तो गवर्नमेंट नहीं मेरे को बोलेगी नहीं नहीं तुम यहाँ पे हम लोग को ये चीज ही बना के बेचो, तुम हम लोग को यहाँ पे खाने की चीज ही बना के बेचो। नहीं नहीं, मेरे को खाने का, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में इंटरेस्ट है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक चीज बनाऊंगा। तो मैं क्या बनाऊं, कितना बनाऊं, कैसे बनाऊं, ठीक है। अब मैं चाहूं तो अपना सामान चाइना से भी खरीद सकता हूँ, मैं चाहूं तो अपना सामान रशिया से भी खरीद सकता हूँ। पार्ट्स जो मुझे लगेंगे, कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इस देश से नहीं खरीद सकता, उससे नहीं खरीद सकता। जहां पे अपने ट्रेड के रूल्स चलते हैं, हम वहां पे कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो फ्री ट्रेड का मतलब, फ्री इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? हर किसी को अपना चॉइस है डिसीजन लेने का। पहले नहीं था, लिबरलाइजेशन आया उसके पहले 1990 से पहले ये रूल नहीं था। गवर्नमेंट डिसाइड कर देती तुम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर रिमेंबर 11th में किया है हमने। सो देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसीज, कोई इंटरफेयर नहीं करता इन सब मामले में। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होगा? बाहर के देशों में बेचना, खरीदना, ये सब। So microeconomics helps in explaining various aspects of foreign trades like effects of tariff on a particular commodity, determination of currency exchange rates of two country, gains of international trade to a particular country, etc. तो फॉरेन ट्रेड में पहली बात तो एक एक चीज जिससे इंपैक्ट होता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड अपने देश के लिए, हर देश के लिए जरूरी होता है। वैसे क्या होता है, वहां से रिसोर्सेज तुम्हारे देश में आ रहे हैं और तुम्हारे देश में पैसा आ रहा है उनका, जब तुम बाहर बेचते हो तो अपने देश के अंदर सबको पैसा चाहिए, बाहर किसी को पैसा भेजना नहीं है, फाइन। तो फॉरेन ट्रेड तुम्हारे देश का जीडीपी इंक्रीज करता है, इकोनॉमी बढ़ाता है, तुम्हारे देश में पैसा लेके आता है। तो इन दिस केस ये अफेक्ट कैसे हो जाएगा? इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स चल रही है अभी, तो अफेक्ट होता ही है। करेंसी रेट बदल गया, मैं तो यहाँ से सामान बाहर खरीदने वाला था ना, बट करंट जो रेट चल रहा है एक्सचेंज का वो बढ़ गया, तो मेरा बजट था 10 लाख रुपए,
अब पैसा बढ़ गया तो 10 लाख का उधर 10.5 लाख हो गया, अब मेरा 50,000 अप एंड डाउन हो गए, इजंट इट? तो उससे फॉरेन ट्रेड इम्पैक्ट होता है, खरीदना बेचना। फाइन। तो फॉरेन ट्रेड के एक एक चीजें कि एक्सचेंज रेट का क्या होगा, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का क्या होगा। इन लॉकडाउन के आसपास के टाइम में गवर्नमेंट ने चाइना के साथ कई चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, इजंट इट? और आज अगर बात करें तो यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है उसके अंदर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस नाम की जगह जो है वो बंद कर रखी है, तो वहां से कई जगहों से चीज आना जाना बंद हो गया, तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट है उसका। तो इन सब का इम्पैक्ट एक एक इंडिविजुअली क्या होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। हाँ, बट एक कंट्री कर रहा है ना, तो एक को ही स्टडी कर रहे हैं ना, अगर पूरी कंट्री भी कर रहे हैं तो एक स्टडी कर रहे हैं। हम पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, हम एक इंडिविजुअल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे, समझ रहे? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। नाउ इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब हो गया कि इकोनॉमी में जो तरीके यूज करते हैं अलग अलग, जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजीज पढ़ी हुई है, ठीक है, बार्टर सिस्टम एक तरीका है, वो भी इकोनॉमिक मॉडल ही है। उसमें क्या होता है, हम चीजें खरीदते हैं और बेचते हैं बदले में। फॉरेन ट्रेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक मॉडल्स ही है, इकोनॉमिक तरीके हैं, इकोनॉमिक रूल्स है, कुछ तो पॉलिसीज है। तो वो इकोनॉमिक मॉडल्स जो बनते हैं कि अच्छा इस बेसिस पे स्टडी करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक मॉडल ही है। तुम इकोनॉमी का स्टडी माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, फिर एक बड़े स्केल पे कर रहे हो मैक्रो में, डिमांड के बेसिस पे स्टडी कर सकते हो, सप्लाई के बेसिस पे कर सकते हो, मार्केट के बेसिस पे कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो वो जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको इकोनॉमिक मॉडल्स बोलते हैं, और वो बनाने में माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरीके से जो डेटा आता है वो सब यूज करते हैं। So microeconomic helps in various understanding various complex situations, economic situations with the help of economic models. It has made valuable contribution to economics by developing various terms, concept, terminologies, tools of economic analysis, etc. Economic models are built using various economic variables. Variables मतलब अलग अलग चीजें जो आपस में यहाँ वहाँ रिलेटेड हैं, चेंज हो रही है, उनके बेसिस पे। नेक्स्ट इज बिजनेस डिसीजंस। अब कोई भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेते, सबसे बड़ा तो कोई भी बिजनेसमैन होगा, तो बिजनेसमैन को अगर डिसीजन लेना है तो वो दो चीजों पे फोकस करता है, एक तो कि क्या वो बिजनेस में उसका खर्चा लग रहा है, दूसरा कस्टमर्स क्या क्या बाय करना चाहते हैं। तो बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए एक बिजनेस ओनर को या फिर जो चला रहा है बिजनेस, सीईओ हो गया, ये सब उनको हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन लेने के लिए। So microeconomics theories are helpful to businessmen for taking crucial business decisions. These decisions are related to determination of cost of production, determination of price of goods, maximization of output and profit. Now अगर suppose इसके अंदर मैंने कुछ तो चीज बनाई और मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर मैं पैसे बढ़ाता हूँ तो पैसे बढ़ाऊंगा तो लोग खरीदेंगे नहीं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पार्ले जी। रिमेंबर कोई टाइम पे पार्ले जी जब मैं स्कूल में था ना, 4 रुपए का आता था, उसमें 16 बिस्किट आते थे, ठीक है। एज आई वेंट ऑन फ्रॉम स्कूल टू 9th 10th, तब मैं आ गया तो मैंने देखा कि पार्ले जी में 4 रुपए का प्राइस था, प्राइस 4 ही रुपए था, लेकिन बिस्किट उन्होंने 12 कर दिए थे, ठीक है। फिर ओवर द टाइम उन्होंने 12 से 10 ही कर दिया था। तो ये क्या करते कंपनियां, प्राइस वेरी नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है अगर प्राइस चेंज कर दिया मैं उतना ही अमाउंट तो दे नहीं सकता। आज से 15-20 साल पहले जितना मिल रहा था 4 रुपए में, आज उतना नहीं मिलेगा, चीजें बढ़ती हैं। तो ये सब कंपनियां क्या करती है, ये सब क्वांटिटी कम कम करते जाती है। इसका एक और एग्जांपल है मैच बॉक्स। मैच बॉक्स जो तुम खरीदते हो 1 रुपए का ही आता है, वो मैं जब पढ़ता था स्कूल में तभी भी 1 रुपए का आता था, लेकिन पहले मैच बॉक्स का पूरा बॉक्स भरा हुआ आता था, आज आधा आता है। तुम अगर मैच बॉक्स कोई भी खरीदोगे ना, माचिस तो खरीद के देखो, अंदर से खाली रहता है, खोखला रहता है, उसमें कई चीजें तो आधा भी भरा हुआ नहीं होता है वो, ठीक है। स्टिक्स की अगर बात करूं, अगर पहले के इसमें बॉक्स में अगर मान लेता हूं मेरे बॉक्स के अंदर 50 स्टिक आ सकते हैं, अब 50 नहीं देते, 40-35 ऐसे ही देंगे, ठीक है। पहले 50 आते थे, पैसा 1 ही रुपया था, पहले भी 1 रुपया था, आज भी 1 रुपया था। तो बिजनेसमैन ने क्या डिसीजन लिया, उसने एक चीज समझी कि कौन से फैक्टर पे पब्लिक सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, प्राइस। तो प्राइस को वेरी नहीं करना है, उसके अलावा मैं क्या क्या वेरी कर सकता हूँ। उसने देखा होगा कि मैं लेबर का आर कम कर सकता हूँ, क्या लेबर का आर कम कर दूंगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये नहीं कर सकते। फिर दूसरा चीज उसने स्टडी किया, दूसरे चीज में उसने देखा कि अरे हाँ, अगर मैं क्वांटिटी थोड़ा कम कर दूंगा तो मेरा कॉस्ट उतना ही रहेगा और मैं कमाए भी सकता हूँ। तो उसने क्या किया, क्वांटिटी कम कर दी। ये बहुत सी चीजों पे होता है, कोई भी चीज जो बढ़ते जाती है ना, प्राइस, अगर उसका प्राइस जो लोग बढ़ा नहीं रहे टाइम के साथ और वो तुमको वही चीज मिले जा रही है उतने पैसे में, मतलब उसमें क्वांटिटी कम कम करे जा रहे हो लोग, तभी तो मार्केट में सर्वाइव करेगा ना, वरना ऑब्वियसली टाइम के साथ सब महंगा होता ही है। ये तो रॉन्ग है ना, क्या बारी वोल्ट ने गया था, इस पर केस हो गया था, क्या एक बिस्किट खरीद दिया था,
अब वो पता नहीं, वो क्वांटिटी वाइज हो सकता है कभी कभी, तो कंपनियां कई बार लिख के रखती है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट हेयर एंड हेयर कस्टमर केयर में, हम कंपनसेट कर देते हैं कई बार। बट उसके लिए प्रूफ भी चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि हम लोग ने निकाल लिया और फिर बोल दिया कि नहीं था, तो होता है ऐसा इश्यूज। एंड कई बार तो लोग ऐसा सोच लेते हैं एक दो बिस्किट ही तो है, जाने दो। और हर बार नहीं होता ना, कोई कोई पैकेट में हो जाता है प्रोडक्शन में इश्यूज कि पैकिंग में काउंटिंग मिस्टेक हो गया है, ऐसा कुछ ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसके लिए बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, टैक्स के और ये सब बनाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसा चाहिए उनको। तो उन सबका पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करती है और उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। एक एग्जाम्पल हो गया जैसे टैक्स, हर साल टैक्स का नया ब्रैकेट निकलता है, मतलब एक अलग अलग अमाउंट डिसाइड होता है हर साल जब बजट आता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सेक्शन ऑफ लोग स्टडी करती है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे सब, और पॉवर्टी वाले लोग, बीपीएल के अंदर, ऐसे सब। तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, क्या चीजों पे। अब इनके अंदर भी जीएसटी नाम की चीज तुमने पढ़ी हुई है। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो लग्जरी टैक्स होता है उनका ज्यादा रखता है, जो बेसिक नीड है उनका कम रखता है। तो इंडिविजुअल अलग अलग कैटेगरी के लोग है ना, इस कैटेगरी के लोग ज्यादा खरीदते हैं। ये बेसिक जरूरत की चीजें हैं, एक एक इंडिविजुअल चीज उन्होंने कैटेगराइज की हुई है ना, और फिर उसके स्टडी के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया कि इसका इतना टैक्स लेंगे, इस पे इतना परसेंट टैक्स लेंगे, ऐसा। तो गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज बनाने में हेल्पफुल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो पब्लिक के एक एक इंडिविजुअल लेवल पे बनता है वो। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, microeconomics explains how the best result can be obtained through optimization or optimum utilization of resources and its best allocation। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यूटिलाइजेशन और एलोकेशन क्या होता है, किसको कौन सी चीज देनी चाहिए ताकि वो बेस्ट यूज हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हो गई, बिजनेस वाला हो गया, कोई भी हो गया, तो वो क्या ही चाहेगा कि वेस्टेज कम हो और मैक्सिमम चीजें मैं बना सकूं या फिर मैक्सिमम उसका यूज कर सके। तो गवर्नमेंट भी यही करती है और कंपनियां भी यही करती है कि वो लोग देखती है कि कहाँ पे कौन सी चीज अलोकेट करूं जिसके बेसिस पे मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगेगा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट नहीं होगा और प्रॉफिट भी होता रहेगा। तो वो एक एक इंडिविजुअली सब चीज स्टडी करेंगे तभी पता चलेगा वो। तो इंडिविजुअली स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक वेलफेयर में उसका फायदा अपने को होता है एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ कंट्री या एज अ इकोनॉमी, क्या कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करे। अगर वो प्रॉपर्ली स्टडी करके यूज कर रहा है, मतलब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहा है। फिर मैं लास्ट टाइम मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था, एक कंपनी है और एक मेरी कंपनी है। मेरी कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, जो 1000 में से सिर्फ 900 फोन बना सकती है और दूसरी है 999 फोन बना सकती है 1000 के मटेरियल में। तो ज्यादा बेटर कौन रहेगा, 995 जो बना सकती है, इजंट इट। तो वो वेस्ट नहीं हुआ ना, 95 मोबाइल्स का जो रिसोर्सेज था वो उसने बेटर यूज किया कंपेयर टू मेरा वाला कंपनी, इजंट इट। तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा चीज है वो। तो ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर होता है बेसिस। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे जो स्टडी करते हैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल से डील नहीं करता, ग्रुप ऑफ चीजें या फिर ऑल ओवर कंट्री, नेशन, सब मिला के जो स्टडी होता है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस तुम लोग को दिए हुए, आई सजेस्ट द सेकंड वन यू डू इट। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरा पूरा इकोनॉमी एज अ टुगेदर जॉइंट कैसे काम करता है उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नाउ इन दिस केस जो स्कोप है कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो पहला तो इसका थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकम के लिए कि कितना इनकम कमा रहे हैं, हमने एक चीज स्टडी की, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ऑल ओवर इंडिया में एक साल में कितना पैसा आया डिवाइडेड बाय इंडिया की पॉपुलेशन। तो एक एक इंडिविजुअल का कितना कमाई हुआ उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बताता है कि लोगों के पास कितना उस देश में पैसा है एंड ऑल। वो बात अलग है कि सबका सेम नहीं है। वैसे तो पर कैपिटा इनकम मेरा और मुकेश अंबानी का सेम ही है, तो क्या मेरे पास उसके पास एक पैसा है क्या, नहीं नहीं ऑब्वियसली। तो वो एक सिर्फ तरीका है मेजर करने का, ये दिखाने के लिए कितना क्या है तुम लोग का। जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होता है उसको डिसएडवांटेज ही होता है उसमें। तो इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है ही वैसे। तो एनीवे, तो इनकम को स्टडी करने के लिए कि कैसे इनकम आ रहा है तुम्हारा, ऑल ओवर इंडिया का जो इनकम है उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, स्टेट का भी होता है जीएसडीपी बोलते हैं। तो पूरे स्टेट का, पूरे इंडिया का जो इनकम हो गया उसको मैक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा कि पूरे का है ना वो। अब इंडिया के अंदर इनकम आ रहा है तो सिर्फ एक कमाई से आता है क्या, अलग अलग तरीके से आता है। टूरिज्म एक चीज है, ट्रेड है जिसके बेसिस पे आता है, इजंट इट। फिर गवर्नमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उसके थ्रू आता है, रेलवे एंड ऑल दिस। तो इन सब के थ्रू पैसा आ रहा है, तो इन सबको मिला के हमने जीडीपी निकाला ना। एक एक को स्टडी नहीं किया, एक एक को किया होता तो माइक्रो हो जाता। देन एम्प्लॉयमेंट भी लोग नेशनल प्रॉब्लम है, एज वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। एम्प्लॉयमेंट जो है नेशनल प्रॉब्लम है।
तो नेशनल लेवल की प्रॉब्लम मीन्स ऑल ओवर इंडिया के लिए स्टडी करे, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। तो उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे देना है, काम कैसे करना है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है वो ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट का ये होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है ना, बट एम्प्लॉयमेंट कैसा है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग क्वालिफाइबल नहीं है, पढ़ाई कर ली उन्होंने लेकिन उसको जॉब स्किल्स नहीं है। लोगों को काम पे रखूंगा मैं तो मेरे को स्किल्स तो चाहिए ना। अपने यहाँ पे लोगों ने डिग्री कंप्लीट कर ली है, बट डिग्री करने के बाद उनको आता जाता कुछ नहीं है। तुम किसी को बोले इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, बट उसको एक मशीन खोल के देखने नहीं आता उधर क्या हो रहा है क्या नहीं। लोगों ने इकोनॉमिक्स में डिग्री कर लिया लेकिन उनको इन्फ्लेशन ये सब का मतलब ही नहीं पता क्या होता है। तो तुम सिर्फ डिग्री कर लेने से क्या मतलब है। पीपल हैव ग्रेजुएटेड इन एमए, एमए इंग्लिश में कर लेते, लिटरेचर में कर लेते, कईयों को इंग्लिश बोलने नहीं आती ढंग से। तो एमए एमए सब कर लिया तुम लोग ने और उसका मीनिंग नहीं पता तुमको कि क्या होता है। तो फिर कहां तुम एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तो इसके लिए है तो इशू, बट ऑल ओवर इंडिया का ही वो है। एनीवे, नेक्स्ट इज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब जनरल प्राइस लेवल क्या है, कई चीजें ऐसी होती है जिनका प्राइस एक जनरल पब्लिक के हिसाब से सेट करना होता है। वो किसी किसी को लगेगा कि बहुत सस्ता है, किसी को लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक उस रेंज में आती है, तो हम उन चीजों का प्राइस उस हिसाब से रखते हैं। लाइक टिकट, ठीक है, अब अगर मैं रेलवे का टिकट निकालूंगा तो कुछ स्पेशल डिस्काउंट नहीं है मेरे को, रिजर्वेशन मिल सकता है कि हैंडीकैप्ड हो, सीनियर सिटीजन हो, ऐसा सब हो तो, बट प्राइस तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही होता है। मैं नहीं बोलूंगा मैं ओबीसी में आता हूं तो मेरे को पैसा कम करके, तो रेलवे में नहीं चलता वो। हाँ रेलवे जॉब्स में चलता है तो, लेकिन मैं अगर यहाँ से गांव जा रहा हूँ, अगर मेरे को टिकट निकालना है तो तुम ओबीसी से आओ, तुम लोग जनरल कैटेगरी से आओ, सबके लिए प्राइस उतना ही है। सपोज यहाँ से मुंबई से जयपुर जाने के लिए टिकट होता है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए ही सबके लिए। स्लीपर का, थर्ड एसी का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, वो एक फिक्स अमाउंट होता है सबके लिए। तो जनरल प्राइस लेवल क्या, मेजोरिटी ऑफ द पब्लिक के हिसाब से, मेजोरिटी मतलब ज्यादातर लोग ना, सिर्फ एक नहीं ज्यादातर, मतलब बहुत सारे लोग हुए, उन सबके हिसाब से एक जनरल प्राइस लेवल डिसाइड कर लेते हैं चीज का, और वो फिर फिक्स रखते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही पॉसिबल है। इंडिविजुअली एक एक हिसाब से देखते जाऊं तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी का होना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने उसमें भी कैटेगरी किया हुआ है कि तुम अगर थर्ड एसी का, सेकंड एसी का अफोर्ड नहीं कर सकते तुम स्लीपर का ले लो। बट स्लीपर में भी जो आ रहे हैं वो लोग सब सेम लेवल के थोड़ी है कमाने वाले, अप एंड डाउन है उसमें। थर्ड एसी में सब एक लेवल के नहीं है कमाने वाले। तो जनरल प्राइस लेवल लगता है। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बारे में भी स्टडी करता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीजों का कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ते रहता है, ठीक है, चीजें महंगी होती रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जब ये कई देशों के अंदर पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, तो जो है एग्जिस्टेंस में वो और महंगा हो जाता है, कंटिन्यूसली महंगा होता जाएगा चीज, तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है वो भी ऑल ओवर इंडिया में होता है चीजों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह पे महंगा हो रहा है। तो अगर पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है तो ऑल ओवर इंडिया ही महंगा हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन हो गया। तो इन्फ्लेशन को स्टडी करने में हेल्प करता है मैक्रो। नेक्स्ट इज थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहा, डेवलपमेंट क्या रहा, ठीक है, तो वो स्टडी करना है। तो ऑब्वियसली पूरे देश का करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर मेट्रो आ गई, तो हर जगह पे थोड़ी आ गई, आज भी कई ऐसी जगह जहां पे तो रोड भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है। बट हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें ना, इंडिया में मेट्रो आ गया, इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रहा है, ठीक है, बुलेट ट्रेन अभी आएगा तो एक दो सिटी में ही चलेगा, बट हम नाम क्या लेते हैं, ऑल ओवर इंडिया में हो गया। तो हम बोल रहे हैं कि इंडिया में ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ का जो थियरी है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके लिए फोकस करता है। फिर ग्रोथ के साथ साथ ये थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सप्लेन करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी डिस्कस करते हैं उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, लोग केपेबल है लेकिन केपेबिलिटी से कम काम मिल रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग ग्रेजुएट हो तो तुम लोग के क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम लोग को एक बेसिक लेवल के ऊपर का जॉब मिलना चाहिए, सपोज असिस्टेंट, एसोसिएट, ऐसा सब। बट तुम लोग को वो जॉब नहीं मिल रहा, तुम लोग क्लर्क का जॉब मिल रहा है, प्यून का जॉब मिल रहा है, क्यों, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं है ना। क्वालिफाई तुमने कर लिया है बट कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है उस चीज का, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। जो कैपेबिलिटी है उससे कम काम मिल रहा है तुम लोग को। अब वो सिर्फ डिग्री के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हम, डिग्री तो बहुत है, डिग्री के अलावा स्किल्स नहीं है। और कई बार तो ऐसा जिनके पास स्किल्स है उनको भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, जॉब्स इतने अवेलेबल नहीं है, तो मोस्टली अंडर एम्प्लॉयमेंट रह जाता है लोगों का। अंडर एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, इवन पॉवर्टी इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है। पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, जहां पे लोगों को बेसिक जरूरत की चीजें भी नहीं मिल रही, उसको पॉवर्टी बोलते हैं। तो बेसिक जरूरत की चीजें क्या हो गई, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ सर्विसेज, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब। तो बेसिक चीजें नहीं मिलती लोगों को, तो हम लोग बोलते हैं कि पॉवर्टी में, ठीक है। तो इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए सब नेशनल प्रॉब्लम है, तो ऑल ओवर इंडिया का स्टडी कर रहे हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ गया। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, चीजों का जो कॉम्बिनेशन है।
सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ किसी चीज का प्रोडक्शन का इतना खर्चा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, रेंट का इतना गया होगा, सैलरीज देने में इतना चला गया होगा, तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बात कर रहा हूँ तो हमने बोला कि टूरिज्म पे हमने इतना खर्चा किया, इतना 1000 करोड़ खर्चा है, कहाँ कहाँ हुआ, स्टेट में इतना हो गया, स्टेट में इतना हो गया, स्टेट में भी हम लोग ने क्या काम में लिया, रोड्स बनाने के लिए काम में लिया, टूरिज्म पे जाने के लिए, वहां पे कोई हेरिटेज साइट का मेंटेनेंस के लिए काम किया, ऐसा। तो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक बड़े स्केल पे तुमने अमाउंट डिसाइड किया, उसको कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो सारा हम उसमें स्टडी करो।